हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फिजिकल साइंस का पहला लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है ध्वनि यानी साउंड। तो आज से हम यहाँ पर फिजिकल साइंस के भी लेसन प्लान आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। फिजिकल साइंस के अलावा हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी लेसन प्लान्स अपलोड करेंगे। उसके अलावा हमने हिंदी, कॉमर्स और सोशल स्टडीज़ यानी एसएसटी के भी जो लेसन प्लान्स हैं वो यहाँ पर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। यानी पहले से ही बहुत सारे लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के आपको लगभग 40 लेसन प्लान्स मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, आज ये पहला लेसन प्लान है फिजिकल साइंस का, यानी जिसे आप विज्ञान भी कह सकते हैं। तो आज इसमें पहले लेसन प्लान तो थोड़ा समझाने में यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन इसके बाद जितने भी लेसन प्लान्स आने वाले हैं वो आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझा दिए जाएंगे। तो ये देखिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, यानी फाइल्स के ही यहाँ पर फ़ोटो खींचकर मैंने आपके लिए लगाए हैं। तो फाइल में से ही आप यहाँ पर देखकर लेसन प्लान्स बना सकते हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स हैं वो मैंने इसमें टाइप कर रखे थे। तो टाइप वाला आपको ज़्यादा पसंद आया है या फिर ये हैंड रिटन वाला, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे लेसन प्लान आपको टाइपिंग में ही मिले, मतलब कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में मिले, तो फिर हम यहाँ पर इनको भी टाइप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेसन प्लान। तो फिजिकल साइंस का पहला लेसन प्लान है, जिसे आप क्लास 6 और 7 दोनों में ही पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही क्लास लिखी है, लेकिन आप 6-7 कोई भी क्लास में इसको पढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इसमें सेक्शन, डेट, स्कूल और पीरियड जो है ये आप उसी टाइम पर फिल करते हैं जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, यानी प्रकरण। तो प्रकरण है आज का हमारा ध्वनि यानी साउंड। उसके बाद आते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से देख सकते हैं, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में एकाग्रता का भाव उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना, छात्रों में क्रमबद्ध पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। तो ये हमारे यहाँ पर सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या है, आपका सबसे पहले आता है ज्ञान, बोध और प्रयोग। तो ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र छात्राएं ध्वनि के बारे में जान सकेंगे। बोध में लिखते हैं छात्र छात्राएं ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे। और प्रयोग में लिखते हैं कि छात्र छात्राएं ध्वनि से संबंधित ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि छात्र छात्राएं ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में आपका क्या आता है, जो भी चीज़ें हम पढ़ाने के दौरान यूज़ करते हैं वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड आदि। ठीक है। तो इन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल के दोनों पेजों को एक साथ यहाँ पर इकट्ठा फ़ोटो खींच लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी फाइल आपको इसी तरह बनानी होती है। ये सारे कॉलम, जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपका था इनपुट देना होता है, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग चलती है और उसके बाद हमारा आउटपुट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपने फ़ाइल खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने फ़ाइल नहीं खरीदी है तो आपको ये चीज़ें लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अदर लेसन प्लान्स में बता रखा है, आप हिंदी के लेसन प्लान देख सकते हैं। एक लेसन प्लान कोई भी हिंदी का या सोशल साइंस का, या फिर जो दूसरा हमने यहाँ पर लेसन प्लान अपलोड किया है कॉमर्स का, उसमें हमने टॉपिक्स बनाए हैं। क्या शिक्षण बिंदु बनाया है, शिक्षण उद्देश्य बनाया है, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, और उसके अलावा हमने विधि और मूल्यांकन, सिर्फ यही 6 कॉलम बनाए हैं और यही 6 पॉइंट्स हमने वहाँ पर लिखे हैं। तो एक बार इन पॉइंट्स को आप सभी देख लीजिए। ये देखिए किस तरह से फाइल में होता है। अगर आप कि फ़ाइल बिल्कुल ऐसी ही है तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो जहाँ जहाँ आपका जो भी पॉइंट है उसी के नीचे आप चीज़ें लिखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आपका यहाँ पर आता है प्रस्तावना कथन या प्रस्तावना प्रश्न, आप इन्हें कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में क्या है कि कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र उनका यहाँ पर जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, हम शिक्षा प्राप्त करने कहाँ जाते हैं? छात्र बताएंगे हम शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय में जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं? तो अलग अलग विषय जो है वो अलग अलग पीरियड या अलग अलग कालांश में पढ़ाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड समाप्त हो गया है? तो घंटी बजती है, घंटी की आवाज़ सुनकर या ध्वनि सुनकर। देखिए, हमने यहाँ पर अपने टॉपिक को निकलवा लिया है, ध्वनि सुनकर। प्रश्न नंबर 4, कुछ और वस्तुओं के नाम बताइए जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत सारे आंसर आपको दे सकते हैं, ढोल, गाड़ी का हॉर्न, डीजे, अलार्म आदि। प्रश्न नंबर 5, ध्वनि के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे। ठीक है, स्पष्ट उत्तर देंगे। और ये विधि जो है हमारी यहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद बोलेंगे कि छात्रों, आज हम ध्वनि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये विधि हमारी कथन विधि हो जाएगी।
उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है ध्वनि यानी जो टॉपिक है अब हमें वो यहाँ पर पढ़ाना है, तो छात्रों को ध्वनि के विषय में अवगत कराना। उसके बाद इसका यहाँ पर व्याख्यान होगा यानी एक्सप्लेनेशन होगा। तो व्याख्यान आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। तो व्याख्यान में सबसे पहले आएगा ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को भी कंपित कर देती है, फिर वो कण अपने निकट के कणों को कंपित कर उनमें हलचल उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। अतः ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण हम ध्वनि को पहचान पाते हैं। जैसे ढोल की ढमढम, कोयल की मीठी बोली, कौवे की अप्रिय आवाज़, चिड़ियों की चहचहाना और शेर की भयावह आवाज़ यानी दहाड़ को हम पहचान लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी विशेषता होती है। तो हमने यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि देखिए ये पहला लेसन प्लान है और इसके बाद ही आगे के लेसन प्लान का हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ाना है या फिर आपको टाइप करके पढ़ाना है। तो यहाँ पर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु में, यानी कि जो पढ़ा दिया है अब उसमें से प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। अब यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न, ध्वनि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लगभग सभी छात्र इसका अब यहाँ पर जवाब दे देंगे। ध्वनि किसे कहते हैं? तो वस्तुओं से जो आवाज़ निकलती है उसे ही ध्वनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है या क्या आवश्यक है? तो ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि का संचरण कैसे होता है? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर अस्पष्ट उत्तर देंगे। ठीक है, और ये विधि हमारी यहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आते हैं शिक्षण बिंदु में ध्वनि का संचरण, यानी जिस क्वेश्चन पर स्टूडेंट आपके निरुत्तर हुए थे अब उसको हमें सब टॉपिक बनाना है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना है। तो ध्वनि का संचरण, ध्वनि को छात्रों को ध्वनि के संचरण से अवगत कराना इसका शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य वाले कॉलम में हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन। तो ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में गति करती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, अतः ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम आवश्यक है। ठीक है, वायु में ध्वनि का संचरण कैसे होता है? ये देखिए, वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, क्योंकि वायु में उपस्थित कण दूर दूर होते हैं और घूमते रहते हैं, इसलिए वायु में ध्वनि का संचरण सबसे कम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है द्रव में ध्वनि का संचरण। तो द्रव में ध्वनि का संचरण कैसे होता है? तो द्रव में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्योंकि द्रव में उपस्थित कण वायु में उपस्थित कणों की अपेक्षा पास पास होते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा अधिक संचरण होता है। तो हमने द्रव का पढ़ लिया है, अब देखते हैं ठोस का। तो ठोस में ध्वनि का संचरण कैसे होता है? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि ठोस में उपस्थित कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, अतः ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि के संचरण का अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो सबसे ज़्यादा आपका ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होता है। तो ये हमने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पर देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न आते हैं। विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु में इसका शिक्षण उद्देश्य होता है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? तो अभी हमने पढ़ाया है। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे कि ध्वनि का संचरण ठोस में सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि कहाँ गति नहीं करती है? तो ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है, यानी कि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 3 है, ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे। ठीक है, तो आपको फाइल में स्पष्ट भी लिखना है और ये विधि आपकी क्या है? प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन में यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न है? ध्वनि का संचरण किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में होता है। ये इसका यहाँ पर आंसर हो गया। उसके बाद आता है आपका शिक्षण बिंदु में ध्वनि का परावर्तन। तो छात्रों को ध्वनि के परावर्तन से अवगत कराना इसका शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर देंगे। तो स्पष्टीकरण में देखिए, प्रकाश की भांति ध्वनि में भी परावर्तन होता है। सभी वस्तुओं से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। थर्माकोल, कांच का टुकड़ा, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक होते हैं। ठीक है, एसटीडी, सिनेमा हॉल,
छोटे समारोह हॉल आदि में ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ध्वनि बाहर न जा सके। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने कभी ना कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखी होगी, तो आप जब अंदर जाते हैं तो उसमें कितनी तेज़ आवाज़ होती है, लेकिन जब आप बाहर रहते हैं गेट से तो आपको बिल्कुल भी उसकी आवाज़ नहीं आती है। तो वहाँ पर जो है साउंड ऑब्जर्वर लगे हुए होते हैं, वो साउंड को वहीं ऑब्जर्व कर लेते हैं और बाहर नहीं निकलने देते हैं। परंतु जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर की ध्वनि तथा अंदर की बाहर सुनाई देती है। यह ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होता है। तो हमने इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक टॉपिक और 2 सब टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अगर आपको एक और सब टॉपिक पढ़ाना है तो फिर से आप यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। 2-3 प्रश्न इसमें से पूछेंगे और लास्ट का प्रश्न ऐसा पूछेंगे जो बच्चों को पता नहीं होगा, और फिर अगले स्टेप में उसी को मेन पॉइंट्स बनाकर शिक्षण बिंदु में लिखकर उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। लेकिन जहाँ पर आपको टॉपिक खत्म करना है वहाँ पर आपको विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं, और उसके बाद आपको क्या है, मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं 1-2, और उसके बाद टॉपिक खत्म कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ध्वनि वस्तुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। तो धातुएं जो ध्वनि की अच्छी परावर्तक होती हैं, ये हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया है। उसके बाद आता है आपका समापन कथन। तो समापन कथन में छात्रों, आज हमने ध्वनि का संचरण एवं ध्वनि के परावर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगले पेज पर। अगला पेज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें देखिए क्या है, उसमें होता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। यानी हमने जो टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, अब उसमें से सारे टॉपिक में से हमें यहाँ पर प्रश्न पूछने हैं जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ध्वनि किसे कहते हैं, यहाँ पर छात्र इसका आंसर देंगे कि वस्तुओं में कंपन के माध्यम से जो आवाज़ निकलती है, वस्तुओं में कंपन के माध्यम से जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि का संचरण सबसे कम किस माध्यम में होता है। तो वायु में सबसे कम होता है, और उससे ज़्यादा आपका द्रव में होता है, और सबसे ज़्यादा आपका ठोस में होता है। प्रश्न नंबर 3, कौन सी वस्तुएं ध्वनि की अवशोषक हैं। तो थर्माकोल, कांच, कपड़ा आदि जो है ये वस्तुएं आपकी ध्वनि की अवशोषक होती हैं। आपने देखा होगा आज से लगभग 10 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं थे तो STD और जो ISD PC होते थे उन्हीं से कॉल करते थे, और उनमें शीशे लगे होते थे, तो जितने भी ट्रैफिक चलता था बाहर का वो बहुत कम हो जाता था। आप अभी भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कि अगर आप जिस रूम में या जिस आपके शॉप में शीशे लगे हुए होते हैं उसमें बाहर की आवाज़ बहुत ही कम आती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कांच होता है वो ध्वनि का अवशोषक होता है। ये विधि आपकी यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। तो छात्र छात्राएँ सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, जो आपने पूरा टॉपिक पढ़ाया है उसके कुछ मेन पॉइंट्स लिख देने हैं, और लिखकर छात्रों को पूरा टॉपिक यहाँ पर सारांशित करा देना है, और फाइल में आपको इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड चिपकाना होता है। उसके बाद आता है आपका होमवर्क यानी गृह कार्य। तो छात्र छात्राएं सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे गृह कार्य में, और यहाँ पर गृह कार्य के लिए छात्रों को कुछ प्रश्न हम दे देंगे। पहला प्रश्न देखिए, ध्वनि को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न, ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों में होता है। और प्रश्न नंबर 3, कौन सी वस्तुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। तो ये हमने यहाँ पर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये लेसन प्लान यहाँ पर हमारा साउंड यानी ध्वनि का कंप्लीट हो जाता है। कमेंट में आप फीडबैक अपना ज़रूर दें कि क्या आपको इसी तरह के लेसन प्लान हैंड रिटन में चल जाएंगे या फिर इनको टाइप करके आपके सामने लाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हम फिजिकल साइंस के साथ साथ मैथमेटिकल साइंस के भी यहाँ पर लेसन प्लान आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय।